नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अफवाह तंत्र, जिसे कि इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो आज जो है हमारा पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे हिमालय अफवाह के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हिमालय अफवाह। साथ में एटलस लेके बैठ जाइएगा, इंडिया का फिजिकल मैप और जिसमें आपको रिवर शो करी गई हो वो, ठीक है। साथ में हाइलाइटर ले लीजिएगा, नहीं तो पेंसिल ले लीजिएगा, ताकि आप उसको थोड़ा सा मेंशन कर सके कि कौन सी वाली नदी है, किस तरह पे फ्लो हो रही है, कहाँ पे है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय अफवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। यानी कि जो अगर हम बात कर रहे हैं अफवाह तंत्र की, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है कि भारत के अफवाह तंत्र से हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है। तो भारतीय अफवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। ये 3 बड़ी भू आकृतिक इकाइयों की उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। तो यानी कि जो हमारा भारत का जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, तो आप इस देखेंगे कि इस ड्रेनेज सिस्टम में बहुत सारी बड़ी नदियाँ भी हैं, छोटी नदियाँ भी हैं, और ये जो नदियाँ हैं ये 3 प्रकार के बड़े भू आकृतिक इकाइयों की उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात करी गई है कि 3 बड़ी भू आकृतिक इकाइयों, तो कौन सी 3 बड़ी भू आकृतिक इकाइयाँ होंगी? तो एक तो सबसे पहले आता है हमारा हिमालय, है ना। देखो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं। फिर आते हैं हमारा, जैसे हम कह सकते हैं उत्तर भारत का जो मैदान है ना, उत्तर भारत का जो मैदान है उसकी बात करेंगे। फिर जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग आता है, प्रायद्वीपीय भाग यानी कि जो पेनिनसुलर वाला पार्ट आता है, या आप कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार वाला जो पार्ट है। तो ये 3 भू आकृतिक इकाइयाँ हैं और इन्हीं से क्या होता है, नदियाँ होकर गुजरती हैं। नदी किस दिशा में बहेगी, किस तरह उसका फ्लो होगा, वहाँ पे कितनी मात्रा में वहाँ पे वर्षा होती है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है तो उस प्रकार से नदियाँ वहाँ पे फ्लो करती हैं। अब अगर हम बात करें जैसे हिमालय की जो नदियाँ होती हैं, ये हमेशा क्या होती है, वर्ष भर बहती हैं, क्योंकि 12 मासी वहाँ पे क्या होता है, ग्लेशियर से पिघलने से नदियाँ निकलती हैं और वर्षा से भी इनको जल मिलता है। तो ये 12 मास पूरे 12 महीने बहती रहती है। लेकिन अगर हम बात करें दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती हैं प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली, तो मुख्यतः देखा जाता है कि वो वर्षा पर निर्भर होती है। जब बारिश होती है तो तभी इनका फ्लो ज़्यादा रहता है ना। तो और जैसे उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ से तो नदियाँ क्या होती हैं, बह के जाती हैं, अपना सेडिमेंटेशन जो भी लेके आती है तो उसको क्या करती है, वहाँ पे जमा कर देती है ना, सेडिमेंटेशन कर देती है, जो भी सेडिमेंट्स वो साथ में लेके आती है। तो मतलब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो भी हम दृश्य देखते हैं कि छोटी बड़ी नदियाँ जो होती हैं, तो ये सब डिपेंड करते हैं कि वो किस क्षेत्र से होकर बह रही है। और वहाँ पे जैसे कि जो 3 बड़ी आकृतियाँ हैं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हिमालय, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं तो इनका उद्गार विकास किस दिशा में बहेंगी, कैसे बहेंगी, कितनी जल की मात्रा होगी, तो ये सब डिपेंड करता है वहाँ पे होने वाली वर्षा पर भी। वहाँ पे जो लक्षण होते हैं, जैसे कि हम कहेंगे उत्तर भारत के जो पहाड़ों से निकलती है तो वो वैसे वर्ष भर बहती हैं, ठीक है। जो पठारी भाग में होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जब वर्षा होगी ज़्यादा तो तब वहाँ पे फ्लो होगा। तो जो भी चीज़ें हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें इन पर डिपेंड करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिमालय अफवाह की बात करते हैं। तो पहले हम हिमालय अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे, यानी कि हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो हिमालय अफवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। तो आपको पता ही है कि हिमालय को बनने में काफ़ी लंबा समय लगा था। अचानक से यूं ही हिमालय नहीं बन के तैयार हो गया था। काफ़ी लंबे समय बाद जब हमारा जहाँ पे टैथिस सागर हुआ करता था, वहाँ पे क्या हुआ, जब सेडिमेंटेशन हुआ धीरे धीरे करके क्या हुआ कि फिर वो एक फोल्डेड माउंटेन है हमारा हिमालय, ठीक है। जब वो विकास हुआ उसका, फिर जा करके क्या हुआ, तब जाके ये अफवाह तंत्र वहाँ पे बना। तो एक ये भूगर्भिक इतिहास की एक लंबे दौर में विकसित हुआ हिमालय का अफवाह तंत्र। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर जैसे ये हमारा इंडिया है तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ हम कहेंगे कि यहाँ से तो पूरा सिंधु नदी तंत्र बहता है, यहाँ से हमारा गंगा नदी तंत्र बहता है, और यहाँ से इधर की तरफ से होते हुए आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो मुख्यतः ये 3 मुख्य नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। फिर हम बात करते हैं
यहाँ की नदियाँ बारहमासी हैं क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो बर्फ़ से निकलने जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं वो वर्ष भर बहती है, वो बारहमासी होती है क्योंकि ये बर्फ़ के पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर होती है। ठीक है, ये नदियाँ गहरे महाखड्डों यानी कि गॉर्जेस से गुजरती है जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया के दौरान निर्मित है। देखो जो यहाँ पे वर्ड आया है गॉर्ज, गॉर्ज क्या होता है कि जैसे नदियाँ बह रही हैं, ठीक है, ये नदियाँ बह रही हैं और जब वो किसी ऊंचाई स्थान से नीचे की तरफ गिरती हैं तो क्या करती है कि वो वहाँ पे जो सॉफ्ट रॉक होती है उसका अपरदन करती है। और देखो कोई भी चीज़ एकदम तेज़ी से नीचे गिरेगी, कंटिन्यू गिर रही है तो क्या करेगी, वो उस चट्टान को कमज़ोर करेगी, तोड़ेगी। तो आपने कहीं कहीं पर देखा होगा कि बहुत ऊँचाई से करके ऐसे पानी आ रहा है और वह ऐसे करके जा रहा है। अच्छा देखो मैं आपको इमेज के थ्रू समझाती हूँ। देखो शायद आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो इसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप यहाँ पे देखो जैसे नदी बह रही है और कुछ ये भी डिपेंड करता है। देखो हार्ड रॉक को तो जल्दी नहीं करती कटाव, लेकिन क्या होता है कि जब वो सॉफ्ट रॉक जैसे लगातार पानी जा रहा है तो उसको जल्दी से क्या करती है, वो कटाव कर देती है। अब देखो जैसे यहाँ पे गिर रही है, लगातार पानी यहाँ पे गिर रहा है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ की चट्टान को भी घिस रहा है, यहाँ से भी धीरे धीरे करके चट्टान खत्म हो रही है, यहाँ पे भी देखो धीरे धीरे खत्म हो रही है ना। फिर जो ये इतना चौड़ा पार्ट था ये क्या हुआ, धीरे धीरे करके कट कट के हुआ और एक समय ऐसा हुआ कि बिल्कुल इसने पूरे पार्ट को क्या कर दिया, इरोजन कर दिया उसका। ठीक है, तो इस तरह से आपके वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। आपने देखा है ना कितनी ऊंचाई से पानी गिरता है, तो वो एकदम से नहीं होता, नदी बह के आ रही होती है फिर वो धीरे धीरे कटाव करती रहती है और यही वो गहरे गहरे जो हमने बात करी ना गॉर्जेस की, गहरे गॉर्जेस का निर्माण करती है। तो वही है कि जब वो पानी खूब तेजी से नीचे गिरता है तो ये गहरा सा बिल्कुल बन जाता है। इसको शायद प्लंज पूल भी कहते हैं इसको ज्योग्राफी की भाषा में। ठीक है, तो ये होते हैं गॉर्जेस। ठीक है, तो गॉर्ज आप समझ गए होंगे, गहरे और महाखंड, वही जो नीचे की तरफ की आपको देखने को मिलेगा कि जो नीचे की तरफ क्या कह रहे, बड़े बड़े खंड बना रही है, ऊपर से गिर रही है और बहुत बड़े बड़े क्या कर रही है, गड्ढे बना रही है, खंड बना रही है ना, इन्हीं को गॉर्ज बोलते हैं। और यहाँ से गुजरती है तो जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया के द्वारा निर्मित है, यानी कि जो हिमालय का उत्थान भी हो रहा है साथ साथ क्या हो रहा है, जब नदियाँ बह रही हैं तो वहाँ क्या कर रही हैं, उसका कटाव भी कर रही है, अपरदन क्रिया के द्वारा भी निर्मित है। ठीक है, मतलब एक तरफ से उसका निर्माण हो रहा है हिमालय का और एक तरफ से नदियाँ क्या कर रही हैं, अपरदन भी कर रही हैं। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ, शिप्रिकाएँ और जलप्रपात भी बनाती हैं। यानी कि जब नदियाँ बह के गुजरती हैं तो क्या करती हैं, ये इस प्रकार की जब कटाव करते हुए चलती हैं। देखो रास्ते में आपने कोई चीज़ देखी होगी कि कंटिन्यू कोई चीज़ क्या है, खूब तेज़ी से चल रही है तो वो क्या करती है, आसपास की चीज़ों का टकराती रहती है, उसको घिसती रहेगी, कटाव करती है कि नहीं करती है। अब जैसे नदी ये बह रही है तो इस नदी के बहने से क्या होगा, जिस भी ये चट्टान के ऊपर गुजर रही है तो उससे लगातार इसके साथ सेडिमेंट्स भी जाने, तो वो क्या करेंगे, रगड़ खाएंगे, वो आपस में भी छोटे छोटे टुकड़ों में होंगे और साथ ही रगड़ खाते खाते क्या करेगी, ये अपनी इस चट्टान का भी क्या करती है, कटाव करती है। और एक समय ऐसा आता है कि कई बार ये वी आकार की घाटी ऐसे करके फिर बहने लगती हैं, क्योंकि ये क्या करती है, वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। वी आकार की घाटी, मैं आपको इसको एक इमेज के थ्रू दिखाती हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखिए हाउ वी शेप्ड वैलीज आर फॉर्म। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नदियाँ हैं वो बह रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके उसने इरोजन करना शुरू किया। ठीक है, देख रहे हो, फिर ये क्या करती गई, ये अपने आसपास के क्षेत्रों का क्या करती गई, इरोजन करती गई। तो ये शेप पहले यू शेप है, फिर कैसी बन गई, वी शेप बन गई। इसको ध्यान से देखिएगा। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने एक और आप लोगों के लिए छोटी सी ये वीडियो चलाई है, इसको भी आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है, ये वर्टिकल इरोजन हो रहा है, धीरे धीरे करके चीज़ें जो नीचे आ रही हैं। ठीक है, ये देख रहे हो कैसे ये वी शेप वैली बनती है। एकदम से देखो कोई भी चीज़ नहीं बनती है, समय लगता है। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है एकदम से कोई भी शेप आपको देखने को मिलती है ना, तो एकदम से नहीं बनती है, धीरे धीरे करके बनती है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अपने पर्वतीय मार्ग में वो वी आकार की घाटियाँ, शिप्रिकाएँ। अब देखो शिप्रिकाएँ क्या होती हैं वो भी दिखाती हूँ मैं। देखो ये है, देखो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, इनको देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैपिड्स, RAPIDS, रैपिड्स बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे बनता है, देखो ये कैसे बनते हैं, जैसे नदी बह रही है और रास्ते में क्या हुआ कि बहुत सारे, देखो यहाँ पे पत्थर दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, ये पत्थर आ गए इतने सारे। ठीक है, अचानक से कोई ढाल मिल गई, थोड़ी सी ढाल मिल गई नहीं है, तो देख रहे हो पानी कैसे एकदम से उसका बहाव तेज हो गया।
ठीक है। तो इसी को बोलते हैं शिप्रिका, ठीक है। यानी कि जब नदी का तल क्या होता है, असमान होता है, प्लेन नहीं होता, असमान होता है, पथरीला होता है, या फिर अचानक से क्या होता है, काफ़ी ढाल वाला होता है, तो पानी क्या होता है, तेजी से उछलता कूदता हुआ बहने लगता है, ठीक है। तो यही होता है कि नदी के इसी तेज उफनते उछलते हुए बहाव को ही हम क्या बोलते हैं, रैपिड्स। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रैपिड्स बोलते हैं और हिंदी में शिप्रिकाएँ बोलते हैं। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, और वह जलप्रपात भी बनाती है। जलप्रपात आपको समझा दिया, आपने देखा ही होगा जलप्रपात वाटरफॉल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ मतलब क्या होता है कि जब नदियाँ अपने साथ क्या होती हैं, बहाव, क्योंकि देखो जब माउंटेन से आती है तो खूब सारी तेज़ी से आती है। जैसे कि मान लीजिए, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ, कलर ले लेते हैं हम डार्क ब्राउन, ओके। जैसे कि ये क्या है, मान लीजिए कि एक पहाड़ है, ठीक है, और नदी का कलर ले लेते हैं हम ब्लू। जब नदी यहाँ से बहेगी ना तो क्या करेगी, अपने चट्टान को ही काटते हुए चलेगी। साथ में इसके साथ क्या होंगे, छोटे छोटे से इसके साथ छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स, रेत पत्थर कंकड़ जो भी होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी इसके साथ चलेंगे। अब नदियाँ जब होंगी, जब वो फ्लो करके आएंगी तो इनको भी साथ में बहा कर लेके आएंगे, और ढाल तेज होने की वजह से इनकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। अब जब ये बह के आएंगे और नीचे जब ये मैदानी एरिया में जब प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, इनकी स्पीड जो होती है ना, जो इनकी स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, यानी कि स्पीड कम हो जाती है। पानी जो होता है कई धाराओं में विभाजित हो जाता है, और फिर इनके अंदर इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती। देखो इनको स्लोप भी नहीं मिलता, ढाल भी नहीं मिलता, इनके अंदर इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती कि ये अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लेके आती है ऊपर से तो उसको साथ में बहा के लेके आ पाए। तो ये क्या करती हैं कि अपने आसपास जैसे ही नीचे उतरती हैं तो ये वहीं पे जहाँ पे उतरती है मैदानों में, वहाँ पे क्या करती है, अपने साथ बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना, मैं ये सारी चीज़ें नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ वहीं छोड़ देती है, पर जो बड़े बड़े जो हैवी चीज़ें होती है ना, वो जो हैवी सेडिमेंट्स होते हैं उसको वो क्या करती है, वहीं पे छोड़ देती है और आगे बहती है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके क्या होता है, वो आगे बढ़ती रहती है, और जैसी जैसी उसकी स्पीड जो होती है कम होती रहती है, ऐसा भी होता है, तो वो अलग अलग तरह की स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ मतलब क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं जब वो मैदानों में प्रवेश करती हैं तो अपने निक्षेपण के साथ वो कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। निक्षेपण मतलब होता है कि किसी चीज़ का जमाव करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे शिप्रिका है, देखो यहाँ पे आप इससे भी समझ सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया, जैसे हमने बताया कि नदी जब रास्ते में बह रही होती है तो क्या होता है, उसको एक प्लेन सरफेस नहीं मिलता, और क्या होता है कि अचानक से कोई ऊबड़ खाबड़ सा रहता है सरफेस, रास्ते में कोई पत्थर आ गया, कोई ढलान, जैसे मान लो खूब सारे यहाँ पे पत्थर इकट्ठा हो गए और नदी क्या है वहाँ से बहते हुए आ रही है, तो क्या होगा कि यहाँ से बहते हुए आते समय क्या होगा कि थोड़ा सा वो ऊपर से गिरेगी, है ना। और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो क्या है ये ऊपर से हल्की सी गिर रही है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है, तो वो कैसे आएगी, नदी नहीं तो किए यहाँ पे जमा, है ना। और जब ये पानी बहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से झरने की तरह, छोटा सा झरने की तरह ये गिरती है यहाँ पे, है ना। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ये पत्थर इकट्ठा हो रखे, तो ये कैसे आए ये पत्थर, ये सब कौन लेके आई, नदी तो लेके आई। जब वो अपने आप तेजी से आए तो उसने क्या किया, ये पत्थर यहीं छोड़ दिए, किसी ने काट के थोड़ी यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। और यहीं पे क्या है, ये तेजी से बहते हुए यहाँ पे चलती है, ठीक है। तो मतलब क्या है, यही होता है यहाँ पे शिप्रिका है, मतलब रैपिड्स के थ्रू आपको एग्जाम्पल बताया गया है, ठीक है। अब हम निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ देखते हैं, जैसे कि समतल घाटियाँ, गोखुर झीलें। जो गोखुर झीलें उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। मैं आपको अभी दिखाती हूँ इमेज से क्या होती है। ये देखो, ये होती है ऑक्सबो लेक, ठीक है। ये देखो पानी बह रहा है, ऐसे करके पानी बहता हुआ आ रहा है, ये दिख रहा है, ये सब ये पानी बह रहा है, ये अलग अलग ऐसे करके पूरा बह के आ रहा है ना। ये क्या है, ये ऑक्सबो की तरह ये घूम रहा है ना, ऑक्सबो लेक हो गई है। देखो क्या है, अभी ये बनी नहीं ऑक्सबो लेक, देखो यहाँ से, देखो अभी ये यहाँ से बहते हुए आ रही है, ठीक है, ऐसे मोड़दार करते हुए आ रही है। और एक समय ऐसा होता है कि इससे ना ये पार्ट अलग हो जाता है, कि ऐसे बन जाता है, जैसे घोड़े की नाल होती है ना, ऐसे करके बन जाता है। तो ये जो अलग से बन जाता है इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। और कोई भी चीज़ देखो एकदम से नहीं बनती है, धीरे धीरे समय के साथ ये इरोजन करती रहती है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बहेगी, अब किनारे यहाँ पे कुछ छोड़ेगी, सामान डिपॉजिट करेगी, फिर ऐसे तेज़ी से यहाँ पे आएगी, फिर जहाँ पे किनारे किनारे छोड़ती रहेगी सेडिमेंट्स को, और एक समय आएगा कि ये जो पार्ट होगा ना वो इससे बिल्कुल कट के अलग हो जाएगा और इसी का बन जाएगा ऑक्सबो लेक। चलिए इसके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बस ये दिखा रही थी कि कैसी होती है ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऐसी ही बनती है वो।
फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे समतल घाटियाँ, गोकुर झीलें, बाढ़कृत मैदान। बाढ़कृत मैदान क्या होता है कि जैसे नदी आपके साथ लाती हैं तो क्या करती है, सेडिमेंट्स को कहीं पे पूरा मैदान में कहीं पे बिछा देती हैं, तो उनसे बनते हैं बाढ़कृत मैदान। ठीक है। फिर आते हैं गुम्फित वाहिकाएँ। जो यहाँ पे ये वर्ड आया है ना, ये जो वर्ड आया है गुम्फित वाहिकाएँ। गुम्फित वाहिकाएँ क्या होता है? ठीक है, आपने देखा होगा गुम्फित वाहिकाएँ, अभी आपको समझ जाएंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेडेड। ब्रेडेड चैनल्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? ब्रेडेड चैनल्स बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि नदी जैसे बह रही है, ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा ना कि जैसे नदी बह रही तो कोई इधर शाखा में बढ़ जाती है, कहीं इधर शाखा में बढ़ जा रही है, छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, और इनके बीच में क्या होता है, खूब सारा जैसे कुछ सेडिमेंट्स, जैसे रेत खूब सारी हो गई, रेत का टीला दिख जाएगा आपको। ठीक है। कहीं पे आपको जैसे छोटे छोटे से ऐसे आपको दिखेगा खूब सारी मिट्टी एक साथ इकट्ठा हो रखी है। ठीक है। तो क्या होता है कि नदियाँ क्या होती हैं, ऐसे अलग अलग हो जाएंगी, और फिर कई जगह पे आपको दिखेगा कि क्या होगा, कहीं पे मिल रही हैं, कहीं पे अलग हो जा रही हैं। तो जब ये नदियाँ क्या होती हैं कि वो अलग अलग छोटी छोटी धाराओं में क्या होती हैं, बट जाती हैं, और उनके बीच में कोई रेत के क्या होते हैं, टापू से रहते हैं, है ना, कोई छोटे छोटे से टापू से रहते हैं। तो इन्हीं धाराओं को, जो ये आपस में जैसे जो धाराएं होती हैं, इन्हीं धाराओं को आपस में जुड़ी हुई जो धाराएं होती हैं ना, कि कहीं पे आपको दिख रहा है अलग हो रही हैं, कहीं पे दिख रहा है कि वो मिल रही हैं, तो इन यही जो स्थलाकृति आपको देखने को मिलती है ना, ये जो आपको देखने को मिलती है ये स्थलाकृति, इसी लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, गुम्फित वाहिकाएं बोलते हैं। ठीक है। ये कब होती हैं, निर्मित होती हैं, जब नदियाँ क्या करती हैं, छोटी छोटी धाराओं में अलग अलग हो जाती हैं, कई बार मिलती हुई दिखती हैं, उनके बीच में रेत के टापू देखने को मिलती हैं, तो ये कई बार आपस में जुड़ी हुई धाराओं को ही हम गुम्फित वाहिकाएं बोलते हैं। ठीक है। और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा तो आपको पता ही है कि बस जैसे ही वो किसी समुद्र में गिरने वाली होती हैं तो क्या होता है, उससे पहले क्या करती, जितना भी अपने साथ अवसाद लाती हैं तो वहीं पे छोड़ देती, क्योंकि देखो क्या होता है ना, धीरे धीरे करके उनकी स्पीड कम होती जाती है, स्लोप कम होता जा रहा है, फिर क्या होता है कि उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो सब चीज़ लेके जा सकें, तो धीरे धीरे जिस भी रास्ते से होके जाती है तो थोड़ा थोड़ा सामान वो क्या करती है, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हुए जाती है। और जैसा कि आपने देखा है सुंदरबान डेल्टा, वो सबसे बड़ा डेल्टा है ना, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर आता है हिमालय क्षेत्र में नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि जैसे ठीक है, यहाँ पे क्या है, हिमालय क्षेत्र में नदियों का रास्ता कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो कहीं वो अपना रास्ता बनाते हुए चलती हैं, है ना, तो जहाँ पे भी उनको रास्ता मिलता है तो वैसे करके जाती हैं, स्पीड में आती हैं। और मैदानी क्षेत्र में इनका सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसे ऐसे सर्प के आकार में, सबसे सांप देखे ना इस तरह से होता है, तो ये इस तरह से बहती हुई दिखती हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहते हैं। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट आया, कोसी नदी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि सौरव ऑफ बिहार किस रिवर को कहते हैं, वो कहते हैं कोसी नदी को। ठीक है। तो ये अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। इससे नदी मार्ग क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, और परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी नदी ऊपर पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है, क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः, एक मिनट, कि कहाँ पे थे हम लोग, वेट, हम लोग कहाँ पहुँच गए, हाँ यहाँ पे थे हम लोग, है ना। तो क्या होता है कि कोसी नदी ऊपर पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है, क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है? बाढ़ के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव क्या है? देखो यहाँ पे आप एक चीज़ नॉर्मल समझो कि जब देखो वो खूब सारा सेडिमेंट्स लेके आती है, अब रास्ते में क्या करेगी वो, यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है कि भाई आपने देखा होगा कि बिहार का शोक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो बाढ़ लाती है कोसी नदी वहाँ पे लाती है। ठीक है। तो इसलिए उसको क्या कहा गया है, बिहार का शोक कहा गया है, सौरव बिहार। और ये अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। देखो होता क्या है कि जब ये पर्वतों के ऊपरी भाग से आती है ना, तो ये अपने साथ बहुत ज़्यादा ही क्या करती है, सेडिमेंट्स लेके आती है। अब इस बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आती है तो क्या करती है, मैदानी भाग में जमा करती है। अब जिस रास्ते से जा रही थी, अब इसने खूब सारा सेडिमेंट्स को क्या किया, यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, तो क्या होगा, इसका मार्ग, इसे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो फिर ये अपना रास्ता क्या करती है, बदल लेती है। ठीक है।
फिर आपसे ये बोला गया है कि कोसी नदी ऊपर पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है। तो देखो इसका सिंपल आंसर यही है कि वो तेज़ी से बहती है, और तेज़ी से बहने से क्या करती है अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लाती है, साथ साथ वो क्या करती है वहाँ पे कटाव करती रहती है, इरोजन करती है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता होगा कि ये कटाव ज़्यादा करती है, इसलिए अवसाद भी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको देखना रहेगा। ये जो आप लोग खुद देखिएगा कि नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है। ये तो खैर आप लोग नॉर्मली, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि नदी में कब जल की मात्रा ज़्यादा होती है, जब बारिश का समय होता है। आपने देखा है ना कई बार कि जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, और आप देखते हैं कि आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, जैसे जहाँ पे नदी बहती है, और जब जल का स्तर वर्षा के समय क्या होता है बढ़ जाता है, तो आसपास अलर्ट कर दिया जाता है ना कि आप लोग वहाँ जगह खाली कर दीजिए, बाढ़ आने की संभावना हो सकती है। तो क्या करते हैं, ये जल की जो मात्रा होती है नदियों में कब बढ़ती है, ये कब बढ़ती है स्पेशली जब बारिश का समय होता है। ठीक है, या तो देखिए बाढ़ के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव क्या हैं। देखो सकारात्मक तो मैं आपको बता दूंगी। देखो क्या है कि जब बाढ़ आती है तो वो अपने साथ क्या लाती है, अवसाद लेके आती है, जिसको वो मैदानों में बिछाती है। तो इससे क्या होता है, एक तरह से उपजाऊ भूमि बनती है वहाँ पे। ठीक है, खेती के लिए अच्छा होता है। लेकिन नकारात्मक क्या होता है, क्योंकि ये क्या करती है, वहाँ पर भी जितनी चीज़ें होती हैं, लोग जैसे लोग बह जाते हैं, उनके पशु वगैरह जो होते हैं वो बह जाते हैं, उनके घर खराब हो जाते हैं। आप देखें ना, बाढ़ तो आपको पता है जो कोई फसल है उगा रखी होती है तो वो पूरी ख़राब हो जाती है। तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों ही चीज़ें प्रभाव हैं, इफेक्ट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब पानी बहुत ज़्यादा आएगा, ये तो अब आपने देखा ही है कि जब बाढ़ आ जाती है कहीं पे तो क्या करती है, सब चीज़ का विनाश कर देती है। आसपास लोगों के घरों को पूरा, घरों में पानी भर जाता है। कई बार बाढ़ इतनी ज़्यादा होती है, लोगों के घर टूट जाते हैं, जो उनके पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, सब बह जाते हैं। जैसे कि अभी पंजाब में आई थी बाढ़, देखा था आपने कितना बेचारे लोगों के घर जो थे कैसे बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, पूरा पानी भर गया है, उनके पशु वगैरह सब बह गए हैं, जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो कि ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके नेगेटिव हैं, और पॉजिटिव में देखें तो क्या होती है, अपने साथ जो वो अवसाद लाती है, तो वो क्या करती है, जो बिछाव करती है वहाँ पे, तो वो जो सॉइल बनती है, तो जलोढ़ मैदान आप कह सकते हैं, एलुवियल सॉइल, तो क्या करती है वो अच्छी होती है, खेती बाड़ी के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो ये इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हैं। आप इसके अलावा भी और चीज़ें देख सकते हैं। हिमालय पर्वतीय अववाह तंत्र का विकास। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में, यानी कि जो मायोसीन कल्प था वो जो एरा था, उस समय लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी। मतलब वो जो भूविज्ञानिक हैं उनका मानना है कि जो मायोसीन कल्प था, तो वहाँ उस समय पे क्या था, एक बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी जिसे कि हम क्या कहते थे, जिसे कि शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहा गया है। तो ये क्या था, ये असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृतिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्मा, कोंग्लोमेरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्मा नदी 3 मुख्य अववाह तंत्रों में बढ़ गई। मतलब जो हमारे भूवैज्ञानिक है वो स्टडी करते रहते हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि पहले क्या था कि जो इंडो ब्रह्मा नदी थी, जो इंडो ब्रह्मा नदी जो थी, ये 3 मुख्य अववाह तंत्रों में बढ़ गई। पश्चिम में तो ये सिंध में बढ़ गई, और इसकी 5 सहायक नदियों में, आपको पता है कि सिंधु नदी की कौन सी 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, है ना, आपने सुना है। मध्य में गंगा है और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ, पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। तो मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि कालांतर पहले तो जो थी इंडो ब्रह्मा नदी थी, जो कि असम वाले क्षेत्र से, यहाँ से होकर के, जैसे हमारा इंडिया है तो यहाँ पे असम पड़ता है हमारा, तो असम से ऐसे करके बहती थी, ऐसे करके ये बोला गया। फिर बोला जा रहा है कि कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जो इंडो ब्रह्मा नदी थी ये 3 मुख्य अववाह तंत्रों में बढ़ गई। तो एक तो हो गया कि जो ऊपर से हमारी जो सिंधु नदी बहती है, ठीक है ना, एक सिंधु नदी का जो पूरा तंत्र है वो, जिसमें उसकी 5 मुख्य सहायक नदियाँ आ गई, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियाँ आ गई, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। फिर आगे बोला जा रहा है आपसे कि विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में व पोटवार पठार दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अववाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया।
अब यहाँ पे देखो इसका मतलब हम लोग समझते हैं, पहले हम यहाँ से समझते हैं कि विशाल नदी का, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करती हूँ, विशाल नदी का इस तरह विभाजन, यानी कि अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमने कहा ये इतनी बड़ी नदी थी तो जो उसका विभाजन हुआ तो संभवतः जो प्लीस्टोसिन काल था ना, प्लीस्टोसिन टाइम पीरियड था, उस समय पे उस पीरियड में हिमालय के पश्चिमी भाग में वह पोटवार पठार, जैसे कि हम दिल्ली रिज कह रहे हैं, उसके उत्थान के कारण हुआ। अब देखो क्या हुआ, जैसे मान लो कि कोई नदी बह रही थी और अचानक से क्या हुआ, कोई चीज़ ऊपर उड़ गई, जमीन का कोई पार्ट क्या था ऊपर की तरफ उड़ गया। अब इस वजह से क्या हुआ, नदियों का रास्ता बदल गया। अब इस उठी हुई भूमि ने क्या तय किया कि कौन जो नदी का फ्लो होगा वो किस तरफ होगा, एक नदी इधर की तरफ फ्लो होने लगी और गंगा नदी इधर की तरफ फ्लो होने लगी। जैसे हमने गंगा कहा तो नदी का जो अलग अलग डायरेक्शन में जो फ्लो हुआ तो वो डिसाइड किसने किया, इस ऊंचे उठे हुए भाग ने, है ना। यानी कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हिमालय के पश्चिम भाग में वह पोटवार पठार के उत्थान के कारण क्या हुआ कि ये विभाजन हुआ, किसका, सिंधु नदी का, और सिंधु नदी के रूप में, और एक हुआ गंगा नदी के रूप में। ठीक है, फिर आगे आपसे बोला जा रहा है यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अफवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गए। जल विभाजक आपको पता ही है कि दो विपरीत दिशा में बहने वाली नदियों के बीच में क्या है, जो जल विभाजक होता है, दो नदियों को जो अलग करता है उसी को बोलते हैं जल विभाजक। ठीक है, इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसिन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित माल्टा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। तो आपको पता है कि जो राजमहल की पहाड़ियाँ किधर के साइड पे, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि राजमहल की जैसे पहाड़ियाँ इधर हैं और हमारा जो है मेघालय का पठार यहाँ पे, तो इसके बीच में क्या पड़ता है, ये मालदा गैप। मैं आपको पिंक कलर से शोर करती हूँ। ये मालदा गैप कैसे बना कि नदियाँ बह के जब आ रही थी तो उसने क्या किया, जो अपने तल का जो पार्ट था ना उसको इतना काटा, मतलब ऐसे काटा कि वो पार्ट जो था वो नीचे की तरफ हो गया, है ना, मतलब काफ़ी गहरा हो गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं गैप। ठीक है, तो वही जो मालदा गैप हो गया, जिसको हम मालदा गैप के नाम से जानते हैं, मतलब कि नदी इतनी तेज़ी से बह रही थी कि नदी ने क्या किया कि जिस तल पे वो बह रही थी उसी का कटाव शुरू कर दिया और वो क्या हो गया, काफ़ी बड़ा गैप वहाँ पे हो गया, जिसे कि हम मालदा गैप कहते हैं। राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच में स्थित है जो। ठीक है, तो ये चीज़ की बात हो रही है। तो का अधोक्षेपण हुआ, अधोक्षेपण का मतलब मैंने आपको यही चीज़ बताया कि जब नदी का पानी क्या होता है, नदी के तल को नीचे की ओर से काटता है और गहराई नदी की होती है, बढ़ती जाती है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं अधोक्षेपण। ठीक है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। इसी गैप के कारण क्या हुआ कि जो गंगा नदी जो थी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र थी, तो इनका जो डायरेक्शन था, जिस दिशा थी जो बहने की, वो बदल गई और दोनों नदियां क्या थी, वो बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। तो मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि जो इंडो ब्रह्मा नदी थी कैसे उसका वो तीन मुख्य अफवाह तंत्र में विभाजित हुई, ड्रेनेज सिस्टम में उसका डिवीजन हुआ, पश्चिम में सिंध में उसकी 5 सहायक नदियों में, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। तो इससे बताया गया कि जो इसका पश्चिमी पार्ट था तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो ये कहा दिल्ली रिज के उत्थान के कारण क्या हुआ, जो पोटवार पठार है, दिल्ली रिज है, उसके उत्थान के कारण क्या हुआ कि वो सिंधु नदी तंत्र और जो जिसे हम बोलते हैं आज के टाइम पे गंगा नदी तंत्र, है ना, तो उनके बीच में जल विभाजक के का मतलब बन गया वो। और इसी प्रकार से क्या हुआ कि जब मध्य प्लीस्टोसिन काल आया तो उस समय जो राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय के पठार की जो बीच की जो जगह थी, तो नदी ने इतना काटा उसके तलकों को, वो बहुत गहरा हो गया, गैप हो गया, जिस वजह से क्या हुआ कि जो गंगा नदी थी, जो ब्रह्मपुत्र नदी थी, इनकी दिशा परिवर्तन हुई और दोनों के दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरने लगे। ठीक है, आगे बढ़ करते हैं हिमालय अफवाह तंत्र की नदियाँ। हिमालय अफवाह में अनेक नदी तंत्र हैं मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। तो आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र की। ठीक है, तो यह विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि इतने बड़े एरिया में ये क्या करती है, वो कि ये बहती है। ठीक है, इस नदी द्रोणी का क्षेत्रफल इतना है। भारत में इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 3,21,289 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये भारत में बहती है। देखो आप कैसे, क्योंकि देखो ये जैसे है तो यहाँ पे इसका क्या है, इसका कुछ पार्ट तो क्या है पाकिस्तान में और कुछ ही पार्ट है जो इंडिया में है, तो ज़्यादातर पार्ट क्या है इसका जो है पाकिस्तान की तरफ है। ठीक है, तो भारत में अगर हम बात करते हैं तो 3,21,000
289 किलोमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है इसका भारत में है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई कितनी है 1114 किलोमीटर है। भारत में यहाँ हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। सबसे पश्चिमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो बाकी नदियाँ सब इधर उधर सब पड़ेंगी, लेकिन ये नदी बिल्कुल यहाँ से होके बिल्कुल पश्चिम में होके बहती है ना, तो इसलिए कहा गया है इसको। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोकरजू के निकट एक हिमनद से होता है जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये इंडस रिवर सिस्टम निकाला है, इस मैप इसका निकाला है। तो यहाँ पे देखो ये निकल रही है, ये दिख रहा है आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकल रही है। ये देखो ये हमारी इंडस रिवर को ही दिखाया गया है, ठीक है, ये सिंधु नदी ही है, ठीक है, ये सिंधु नदी को ही यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे जो सिंधु नदी है ना, तो जो कैलाश पर्वत क्षेत्र है ना वहाँ पे है ये, ठीक है। सेंगे जंगपो इसका नाम है, जिससे ये हिमनद से उस ग्लेशियर का नाम क्या है, सेंगे जैंग हो, ठीक है। इसे हम सिंह गंगा हिमनद भी कहते हैं, ठीक है। सेंगे जंगपो इसका नाम है, इससे यहाँ पे से ये निकलती है। फिर बोला जा रहा है कि ये जो है हिमनद, ये इसका क्या है बताया गया, इसका बताया गया है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताया गया है जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं, यानी कि जो तिब्बती क्षेत्र है ना वहाँ पे जो यही जो हिमनद है, इसी हिमनद को वहाँ पे सिंगी खम्बान शेरमुख कहते हैं। लद्दाख व, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, बस आपको ये समझना है। एक बार दोबारा से इसको समझ लेते हैं कि विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। इसका क्षेत्रफल 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। भारत में इसका क्षेत्रफल है 3,81,289 किलोमीटर स्क्वायर है। कुल लंबाई इसकी है 2,880 किलोमीटर, लेकिन भारत में 1,114 किलोमीटर है। फिर आपको बताया जा रहा है कि भारत में ये हिमालय की नदियों में ये सबसे पश्चिमी है। और फिर क्या बताया जा रहा है कि आपको कि इसका जो उद्गम है वो तिब्बती क्षेत्र में जो कैलाश पर्वत श्रेणी है वहाँ पे बोकरचू के निकट में एक हिमनद है, जिसका नाम क्या है बताया मैंने आपको, सेंगे जंगबो बताया, ठीक है। जैसे कि सिंह गंगा भी कहते हैं हमारे इंडिया में, उस नाम से मतलब उसको जाना जाता है। सेंगे जंगपो करके वो ग्लेशियर का नेम है, वहाँ से निकलती है। उस ग्लेशियर का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको बताया गया है, ये जो है ये 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये हिमनद। और तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान, किसको, उस हिमनद को, उस ग्लेशियर को जहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है उसको तिब्बत में कहते हैं सिंगी खम्बान, ये सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं, ठीक है। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। देखो मैं आपको इसको यहाँ पे मैप के थ्रू दिखाती हूँ, या एक काम करते हैं मैं उसमें ही इसको अटैच करती हूँ ताकि ये पढ़ने में आसानी हो। यहाँ से हम इसको देखते हुए भी चलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको देखते हुए चलते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई, तो उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई यानी कि यहाँ से निकल रही है और ये क्या कर रही है, उत्तर पश्चिमी दिशा में ये बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपकी जो श्रेणी पड़ती है, लद्दाख जास्कर श्रेणी ऐसे पड़ती है ना, ऐसे लद्दाख जास्कर श्रेणी पड़ती है, तो उनके बीच से ये वैसे गुजरती है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए नदी जो लद्दाख में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखड्ड का निर्माण करती है। मतलब कि जब ये लद्दाख में गिलगित एक जगह है वहाँ के उसके पास ये पहुँचती है तो ये बहुत बड़े महाखड्ड, वही गॉर्ज की बात हो रही है जो वो ऊपर से खूब तेज़ी से गिरते हैं ना नीचे पानी, तो वहाँ पे एकदम बहुत बड़ा सा गड्ढा कर देती है, खंड कर देती है, तो वो बहुत बड़े महाखड्ड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में क्या करती है, ये चिल्लस के निकट, तो मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, कलर कर लेते हैं, अच्छा ब्लू तो है ही कलर, ग्रीन से कर देते हैं, ठीक है, ग्रीन से अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है कि लद्दाख श्रेणी को काटते हुए नदी लद्दाख में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखड्ड का निर्माण करती है और पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। मानचित्र पर इस क्षेत्र को रेखांकित करें। अब देखो ये क्षेत्र तो नहीं दिखाया गया लेकिन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखो गिलगित के समीप यहाँ पे दिख रहा है, गिलगित के पास, यहाँ पे गिलगित है इधर की तरफ से, तो इसके पास में बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या करती है, ये नीचे की तरफ यहाँ की तरफ आती है, इधर प्रवेश करती है,
सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती, जैसे कि श्योक नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसमें दिखाया है उन नदियों को। हाँ देखो, ये श्योक नदी ये दिखाई है ना, ये है आपकी श्योक नदी। ठीक है, क्या गिलगित दिखाई है इसमें? गिलगित नदी को यहाँ पे दिखाया गया है क्या? मैं भी देख रही हूँ यहाँ पे, आप लोग भी अपने मैप में देखो क्या आप लोगों को दिखाया गया है। सारी नदियाँ देखो तो नहीं दिखा सकते ना यहाँ पे, पर यही समझ लो, यहाँ से आप समझ लो कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, ठीक है, नुब्रा, शिगार, गास्टी व द्रास, ये क्या है? ये सब क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं और ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं। ठीक है, अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। आप देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ से काबुल नदी, क्योंकि अफगानिस्तान यहाँ है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल, और वहीं की तरफ से जो नदी निकलती है उसका नाम है काबुल। तो काबुल नदी है वो इस पर क्या इसमें मिलती है। ठीक है, इसके दाहिने तट पर, दाहिना इसका नदी को देखो इस डायरेक्शन में कर रही है ना, इसका राइट साइड ये है, ये है इसका राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ से ये नदी बह रही है, कौन सी? काबुल नदी है, जो कि इस पे मिलती है दाहिने तट से। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियाँ हैं खुर्रम, तोची, गोमल, विबोवा और संगर। देखो यहाँ पे तो आपको नहीं दिखाई गई हैं नदियाँ, लेकिन अगर आप स्पेशली देखना चाहें तो आप गूगल पे सर्च करके नदियों को देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। इस मैप में तो आपको नहीं दिखाया गया है, और मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं दिखाया गया होगा, लेकिन हाँ देखो ये एनसीईआरटी हमारी नई है और इसमें नई नई चीज़ों को ऐड किया गया है, तो मेरे ख्याल से ये मैप में तो इतना चीज़ें नहीं शो की गई होंगी। ठीक है, फिर भी आप अगर देखना चाहें तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि कौन कौन सी नदियां हैं जो दाहिने तट से इस पे मिल रही हैं। ठीक है, ये नदियों के नाम बताए हैं। ये सभी नदियां जो हैं सुलेमान श्रेणियों से निकलती है। आप देखो सुलेमान श्रेणी आपने पढ़ा होगा कि यहाँ की तरफ पढ़ते सुलेमान श्रेणी, आपने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, कि जहाँ से चावल के दाने के कुछ शायद वो मिले थे, अवशेष मिले थे कि लोग खेती करते थे, है ना। तो सुलेमान श्रेणियाँ मेरे पाकिस्तान में ही हैं, तो वहाँ से निकलती है वो नदियाँ। ठीक है, और जो किससे मिल जाती हैं? सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, ये नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। देखो पंचनद का जल प्राप्त करती हैं। पंच नदियाँ मतलब कौन कौन सी हैं? एक तो ये हमारी हो गई झेलम, एक झेलम होती है, एक चिनाब होती है, एक रावी है हमारी, एक सतलज है। ठीक है, झेलाब, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदी है। तो इन सब का जल क्या है? यहाँ पे ये मिल रहा है मिथनकोट के पास में। ठीक है, पंचनद नामक पंजाब की मुख्य 5 नदियाँ सतलुज, व्यास, रावी। अच्छा हाँ, और सतलज भी आपको यहाँ दिख रही है क्या? सतलज नदी यहाँ पे देखो, आप लोग मैप में देखो, सतलज नदी ये रही ना, हाँ ये तो है, ये देखो सतलज नदी यहाँ से निकल रही है, ऐसे करके बह रही है ना। तो ये क्या, ये 5 नदियाँ, इनको याद कर लेना कौन कौन सी ये 5 नदियाँ। ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वो 5 नदियों का पानी है जो सिंधु नदी में मिलता है मिथनकोट के पास में। तो कौन सी? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ठीक है, तो ये सभी नदियों का पानी आकर के इसमें मिल रहा है। फिर आगे आता है कि अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु, लद्दाख व जम्मू और कश्मीर में बहती है। यानी कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो सिंधु नदी है ये हमारे कहाँ से? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में के बहती है। देखिए ऐसे करके देखो बह रही है ना। तो हमारा ये लद्दाख, आपको पता है लद्दाख जम्मू कश्मीर को अलग अलग कर दिया गया है ना, तो वहाँ से होकर के बहती है, मतलब ये इसी क्षेत्र से होकर के बहती है। कहाँ के? भारत में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बहती है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं झेलम, जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। यानी कि झेलम की बात हो रही है, ये सिंधु नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कश्मीर घाटी का जो दक्षिण पूर्वी भाग है ना, तो यहाँ की तरफ एक वो पड़ता है पीर पंजाल। पीर पंजाल एक गिरिपद पड़ता है, तो वहाँ की तरफ से निकलती है और ये वेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी जो होती है श्रीनगर और वुलर झील से ये बहती है। यहाँ पे तो आपको देखो नहीं दिखाया गया होगा, नहीं दिखाया गया है इसमें। यहाँ पे देखो ये वुलर लेक दिखाया ना, यहाँ की तरफ ऐसे इधर पार्ट में वुलर लेक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ से ये वुलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखड्ड से गुजरती है। गहरा होता है और बड़े महाखड्ड से गुजरती है। पाकिस्तान में ये जंग के निकट यह चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, चिनाब नदी से ये मिल जाती है। कहाँ पे?
पाकिस्तान में झंग एक जगह है, उसके पास में चनाब नदी से मिल जाती है। फिर चनाब की बात आ रही है तो ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्र और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। तो जो चनाब नदी है वो चंद्र और भागा नामक दो सरिताएं हैं, दो नदियां हैं जिनके मिलने से चनाब नदी बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती है। यानी कि ये जो दो नदियां हैं चंद्र और भागा, तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश है ना, यहाँ पे ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे ये हमारा हिमाचल प्रदेश है ना, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक जगह पड़ती है केलांग, उसके पास में है जगह तांडी, वहाँ पे ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती है और इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। चनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये दो नदियाँ चंद्र और भागा दो नदियों के मिलन से बनी हैं। ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी जो है वो पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच प्रदेश से प्रवाहित होती है। फिर व्यास नदी की बात आ रही है कि व्यास जो है वो सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास, जो रोहतांग दर्रा ये कहाँ है हमारा, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, जो रोहतांग दर्रा ये कहाँ है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। उसके पास में व्यास कुंड पड़ता है, तो वहाँ से निकलती है हमारी व्यास नदी, व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी। ठीक है, कहाँ पे, रोहतांग दर्रे के पास में। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हमारे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है। देखो सब नदियाँ क्या महाखड्ड बना रही है, बहुत बड़े बड़े। वही चीज़ें जब ऊंचाई से गिरती है खूब तेजी से तो क्या करती है, महाखड्ड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहाँ हरिके के पास सतलुज नदी में जाकर के ये मिल जाती है। ठीक है, फिर आता है सतलुज नदी जो है ये तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट जो राक्षस ताल है वहाँ से निकलती है, जहाँ इसे लॉक चेन खम्बाब के नाम से, यानी कि जो सतलुज नदी है ना, इसे वहाँ पे तिब्बत में लॉक चेन खम्बाब कहते हैं इसको। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है। ठीक है, भारत में प्रवेश करने से पहले क्या है, मतलब भारत में जब ये प्रवेश नहीं करती है तो उससे पहले जो सतलुज नदी है लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर पर बहती है और रोपण में एक महाखंड से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में शिवकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। ठीक है, तो ये हमने देख ली। यहाँ पे आप मैप के थ्रू भी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र का। तो देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने मैप दे दिया है। ठीक है, अब इसको आप अच्छे समझ सकते हैं, देखते भी रहिएगा और मैप पे भी देखते रहिएगा। ठीक है, गंगा नदी तंत्र की हम बात करेंगे अब। अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इसको वहाँ पे गंगा नहीं कहते हैं, अभी आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में, तो ये है उत्तरकाशी जिला। तो वहाँ पे क्या है, गोमुख एक जगह पड़ती है, तो गोमुख के पास में, ठीक है, गोमुख के पास में क्या है, हमारा गंगोत्री हिमनद है। उस गंगोत्री हिमनद से क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको ये गंगोत्री, ठीक है, यहाँ पे जो हिमनद है यहाँ से ये 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ पे यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी के नाम से इस नदी को जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नाम भागीरथी का। ठीक है, इसके नाम से आपको जाना जाता है। किसको, गंगा नदी को। डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जाना जाता गंगा नाम से, जब ये निकलती है ना गंगोत्री हिमनद से तो उस समय इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काट करके तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। अब जो देवप्रयाग जगह बताई जा रही है तो वहाँ पे क्या है कि ये नदी जो है किससे मिलती है, ये भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। तो देखो ये भागीरथी नदी आ रही है हमारी, ठीक है, ये भागीरथी नदी निकल के आ रही है और यहाँ से आ रही है हमारी अलकनंदा।
ठीक है। अलकनंदा फिर यहाँ पे दिख रही है आपको अलकनंदा, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे देवप्रयाग में अलकनंदा से ये मिलती है और इसके बाद ये गंगा कहलाती है, ठीक है। जब ये यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, तब इसे गंगा नाम से जाना जाता है। फिर आगे बोला जा रहा है आपसे कि जो अलकनंदा नदी है इसका स्रोत कहाँ है, बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमनद है ये अलकनंदा। हाँ, पहले ये देख लेते हैं कि जो अलकनंदा नदी है ना, ये निकलती है, क्या बताया जा रहा है कि जो बद्रीनाथ के ऊपर, ये देखो बद्रीनाथ है, तो इसके पास में क्या है, कौन सा है, सतोपंथ हिमनद। कौन सा हिमनद है, सतोपंथ हिमनद है, सतोपंथ पथ ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। ये अलकनंदा जो है धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है। कौन कौन सी, धौली, ये देखो ये धौली ये रही, ठीक है, ये धौली गंगा और विष्णु गंगा। यहाँ पे दिखाया गया है कि नहीं, शायद नहीं दिखाया गया है, लेकिन क्या बताया जा रहा है कि जो हमारी अलकनंदा नदी है तो ये धौली और प्लस कौन सी, जो विष्णु गंगा है, विष्णु गंगा है, ठीक है, उससे मिलकर के बनती है हमारी अलकनंदा। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, पिंडर नदी है, देखो पिंडर नदी को यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे देखो ये पिंडर नदी दिख रही है, ये क्या है, ये अलकनंदा की सहायक नदी है जो इसे कर्णप्रयाग में मिलती है। तो कर्णप्रयाग यहाँ पड़ता है, तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये मिलती है इससे, किससे, अलकनंदा से मिलती है पिंडर नदी, ठीक है। जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसे रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे जो रुद्रप्रयाग पड़ रहा है ना, यहाँ पे देखो ये है रुद्रप्रयाग, तो यहाँ पे क्या होता है, इससे कौन सी मिलती है, मंदाकिनी व काली, जिसे हम काली गंगा भी कहते हैं, इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है। आगे है यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पहले ये क्या होती है, आपस में मिलती हैं, पहले दक्षिण की ओर फिर दक्षिण पूर्व की ओर ये बहती हैं, अंत में यहाँ दक्षिण मुखी होकर दो जल वितरिकाओं भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। इस नदी की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर यहाँ पे गंगा नदी की बात हो रही है कि जो गंगा नदी है ये, इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में ये 110 किलोमीटर बहती है। उत्तर प्रदेश में ये 1450 किलोमीटर की तरफ से बहती हुई चलती है। बिहार में ये 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। गंगा द्रोणी जो है केवल भारत में लगभग 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी व अनित्यवाही नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां शामिल हैं। मतलब यहाँ पे ये क्या बताया गया है कि भारत का जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, तो उत्तर में हिमालय से निकलने वाली जो बारहमासी व अनित्यवाही नदियां, अनित्यवाही मतलब क्या, हमेशा इसमें पानी रहता है। कहने का मतलब है कि हिमालय से निकलने वाली बारहमासी मतलब जिसमें हमेशा पानी रहता है। एक तो वो लगातार ग्लेशियर से निकल रही हैं, लगातार वहाँ से पानी मिल रहा है और जब बारिश होती है तब भी मिलता है। और अनित्यवाही नदियाँ कौन सी, जैसे कि हमारी दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अनित्यवाही क्यों कहा गया है, क्योंकि कंटिन्यूस में हमेशा पानी नहीं बहता रहता है। स्पेशली जब वर्षा का समय होता है या तो इसमें पानी बहुत कम रहता है, ठीक है, या फिर जब बारिश होती है तभी इसमें क्या होता है, पानी बहता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं मानसूनी नदियां हैं, है ना। और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां जो शामिल हैं किसमें, भारत का सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है, ठीक है, उसमें हमारी उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियां, ठीक है, दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली जो अनित्यवाही नदियां जो हैं शामिल हैं। फिर है आता है इसमें आगे, अब हम आगे देखते हैं दूसरे मैप से, ठीक है। अब हम इसे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। तो सोन नदी कहाँ है, आपको इजीली दिख रही होगी, ये रही सोन नदी, है ना। ये सोन नदी क्या है, ये दाहिने तट पर इससे मिलती है, ठीक है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे कि राम गंगा है। देखो यहाँ पे पूरा तो नहीं दिखा रखा है आपको, सारी नदियाँ तो नहीं दिखाई गई होंगी आपको, या एक बार रुकिए मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या मैप है। नहीं है इसमें, मेरे पास तो नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो लेकिन आप ध्यान रखिए कि बाएं तट पे कौन सी मिल रही है, एक तो घाघरा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, महानंदा है, रामगंगा है, गोमती है। तो ये सब क्या है, इसकी गंगा नदी की क्या है, देखो यहाँ पे ये तो दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो ये गंडक नदी दिख रही है आपको, गंडक नदी दिख गई हमको, कोसी नदी दिख गई है ना।
घाघरा नदी भी दिख गई है, ये रही। हाँ, ये सब क्या है, कहाँ से मिल रही हैं, ये सब मिल रही हैं यहाँ पे इसकी बाएं तट से। रामगंगा नहीं दिखाई गई है इसमें, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसमें मिल रही है, आगे से भी इसमें नदी ऐसे करके मिलती हैं, ठीक है। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, ऐसे बहते हुए आती है और फिर क्या होता है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, खाड़ी में जा मिलती है। इसके आगे क्या है कि यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यमुना नदी दिख रही है आपको, ये क्या है, सबसे पश्चिमी है और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत कहाँ से है, इसका स्रोत है यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय में बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो यमुनोत्री, हमने बात करी कि ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, तो ये भी यमुनोत्री हिमनद भी हमारा कहाँ है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है, ठीक है। तो वहाँ से ही निकलती है। और जो वो बंदरपुर श्रेणी जा रही है ना, तो बंदरपुर श्रेणी का जो पश्चिमी ढाल पर स्थित है ये हमारा यमुनोत्री हिमनद, तो वहाँ से ये हमारी यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री हिमनद से, ठीक है। फिर आता है कि प्रयाग, इलाहाबाद में क्या होता है, प्रयाग इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम होता है, यानी कि गंगा से कहाँ मिलती है, ये इलाहाबाद में। देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये इलाहाबाद है। यहाँ पे क्या है कि यमुना नदी जो है ये गंगा नदी से यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। फिर है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा व केन इसके दाहिने तट पर मिलती है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी बताया इन्होंने, ये चंबल नदी है ना, चंबल नदी है, बेतवा नदी है और केन नदी भी आती है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब इससे कहाँ मिलती है, ये सब क्या है, यहाँ पे आगे मिलती है, दाहिने तट पर मिलती है। जबकि हिंडन, रिंद, सेगर, वरुणा आदि नदियाँ इसके बाएं तट पर मिलती है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी नदियाँ, तो देखो सब चीज़ें नहीं दिखा सकते, लेकिन बहुत सारी नदियाँ होती हैं जिसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्य के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों अथवा आगरा नगर में आता है, ठीक है। फिर आगे ये आप देखिएगा कि उन राज्यों के नाम लिखिए जो यमुना नदी के द्वारा अपवाहित हैं। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, एक तो उत्तराखंड हो गया और क्या हो गया हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, बाकी आप देखिएगा दिल्ली के भी क्षेत्र से होकर गुजरती है ये। और आप देखिएगा शायद यहाँ से हरियाणा का भी हल्का सा क्षेत्र आता है, तो वहाँ से पूरा से होकर गुजरती है हमारी ये यमुना। एक बार आप लोग फिर भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको देखने हैं, उन राज्यों के नाम लिखिए जो यमुना नदी के द्वारा अपवाहित है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो चंबल नदी है ना, तो मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है ना मालवा पठार, तो वहाँ पे एक जगह पड़ती है महू, उसके पास से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुँचती है, जहाँ इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है, ठीक है। किस पर बनाया गया है गांधी सागर बांध, चंबल नदी पे क्या बनाया गया है, गांधी सागर बांध बनाया गया है, किस पे, चंबल नदी पे। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में ये मिल जाती है, ठीक है। फिर आगे आता है कि चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड रैविन कहा जाता है, ठीक है। देखो रैविन क्या होता है ना, कि नदी के द्वारा बनाया गया बहुत पतला सा गहरा लंबी खाई वाला, जो ज़मीन में पानी के कारण या जो कटाव होते हैं उसके कारण बनते हैं। आपने देखा होगा ना, आपने सुना होगा कि जो चंबल घाटी वहाँ पे पहले डाकू वगैरह बहुत रहा करते थे, क्योंकि वो बहुत ऊबड़ खाबड़ वैसा इलाका है। मैं आपको रुको फ़ोटो शेयर करती हूँ। ये देखो, ये एक आपको एरिया दिखाया जा रहा है चंबल का, है ना। तो यहाँ पे देखो कैसा है, कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ से निकली हुई हैं, है ना। इसी जगह पे डाकू पहले छुपा करते थे, ठीक है। देखो ये पतले पतले इसमें रास्ते बना रखे हैं, यहाँ से भी कुछ पतली पतली गहरी, ये पानी के द्वारा जो नदी के द्वारा बनाए गए हैं, है ना, या इरोजन के थ्रू जो भी बना है। ये सब कैसा है, यहाँ पे पहले बहुत डाकू वगैरह छुपा करते थे पहले, ठीक है। तो ये कैसा प्लेन एरिया तो है नहीं, ठीक है। तो ये क्या, रेविन किसको बोलते हैं, रेविन, ठीक है। रेविन मतलब क्या होता है कि संकीर्ण यानी कि पतली, ठीक है, गहरी जो लंबी खाई होती है ना, लंबी खाई, ठीक है। तो ये कैसे बनती है, कि ज़मीन में कटाव के कारण, पानी के कारण बनती है, ठीक है। चंबल खड्ड कहा जाता है।
गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यानी कि जो हम गंडक नदी की जो बात कर रही हैं, तो गंडक नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। कौन सी नदी है? दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा, इन दोनों के मिलने से बनती है हमारी गंडक नदी। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि जो गंडक नदी है, देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलती है और जो धौलाधर पर्वत श्रेणी है, माउंट एवरेस्ट है, उसके बीच से निकलती है और मध्य नेपाल के मध्य से बहती फिर क्या होता है, ये गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? पटना के पास में, ठीक है, बिहार की राजधानी ना पटना, उसके पास में ये मिलती है, सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। फिर घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी जो है ये मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला, सेती व बेरी नामक शाही नदियों का जल ग्रहण करने के बाद यह शीशा पानी में गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी, जिसे कि हम काली या काली गंगा भी कहते हैं, इससे मैदान में मिलती है और अंततः छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं कहीं ये मिलती है, ऐसे गंगा नदी से कहीं कहीं इसी एरिया में मिलती है, ठीक है, शायद यहाँ पे कहीं मिलती है ये, ठीक है। फिर आगे आता है कि कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है, ठीक है। ये ना आपको देखो, ये छोटा सा मैप है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन नहीं करी गई होंगी इसमें, लेकिन अगर आपके पास बड़ा वाला मैप है या फिर आपके पास एटलस है जिसमें अलग अलग एरिया का मैप बनाया गया है, तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं, सारी नदियों को मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं शो किया गया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि किस पोजिशन में, किस डायरेक्शन में होंगी वो, ठीक है। आगे आता है कि नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन नदी, कोसी और पूर्व में से तमूर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोसी बनती है। रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है, यानी कि जो गढ़वाल की पहाड़ियाँ मतलब उत्तराखंड में, ठीक है। तो गैरसैंण एक जगह है, तो उसके पास में जो गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली है अपेक्षाकृत ये छोटी नदी है। ये शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में ये नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी, ठीक है, जो छोटा नागपुर पठार है ना, वो हमारा कहाँ पड़ता है? इधर साइड में पड़ता है ना। तो उसके पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और ब्रह्मपुत्र घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिर जाती है, ठीक है। बराबर इसकी मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया था, ठीक है। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से मिलाम हिमनद में है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो शारदा नदी है, जो सरयू नदी है, तो ये लोग कहाँ से, इनका उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल हिमालय में होता है। तो नेपाल हिमालय में जो मिलाम हिमनद ग्लेशियर है, वहाँ पे इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, सरयू नदी को, ठीक है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे काली चाइक कहा जाता है, घाघरा नदी में ये मिल जाती है। तो अब एक तरह से कह सकते हैं कि घाघरा की सहायक नदी हो गई है ना, घाघरा में मिल जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा नेपाल हिमालय से इधर की तरफ से निकलती है, मिलाम हिमनद से। इसे गौरी गंगा वहाँ पे कहते हैं, शारदा नदी को, जिसे हम सरयू भी कहते हैं, तो इसको वहाँ पे गौरी गंगा कहते हैं। और ये भारत नेपाल की जो सीमा है, वहाँ से बहते बहते क्या होती है, फिर ये घाघरा नदी में मिल जाती है, ठीक है। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। सोन मैंने भी आपको बताया भी था कि जो ये सोन नदी है, ये क्या है? ये अमरकंटक के पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा गंगा नदी सिस्टम, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को ये गंगा नदी तंत्र का समझ में आया होगा। मुझे पता है, देखो सारी नदियाँ तो मेंशन नहीं करी जाती हैं मैप पे, लेकिन
अब देखो ये छोटा सा मैप है, इसमें कितनी सारी नदियाँ दिखा देंगे तो हम ही लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। तो लेकिन आप लोग जो भी नदियाँ दी गई हैं उसको एक बार आप एटलस में देखिएगा कहाँ से कौन सी नदियाँ निकल रही हैं। वैसे तो काफ़ी हद तक इसमें नदियाँ दिखा रखी हैं, शो कर रखी हैं, लेकिन जो छूट गई हैं वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के बारे में, थर्ड पार्ट में, ठीक है। चलो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।